नमस्कार। आज हम सिविक्स मेथड में शिक्षण विधि को देखेंगे, जिसमें हम दो विधि को आज देखेंगे, योजना विधि और विचार विमर्श विधि, प्रोजेक्ट मेथड और डिस्कशन मेथड। और जो अन्य विधि है हम उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विधि क्या है। तो विधि जो है किसी भी कार्य को करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण विधि यानी कि पढ़ाने का तरीका या साधन। एक अध्यापक प्रायः उसी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं जिस विधि से बालक छात्र अच्छे तरीके से समझता है। तो ये महत्वपूर्ण नोट्स है हमारे पास, जिसे हम देखेंगे। पहले जानेंगे शिक्षण विधि का अर्थ और उसकी परिभाषा। शिक्षण विधि शिक्षण का एक साधन है जिसके द्वारा अध्यापक अपने पाठ को रोचक तथा प्रभावशाली बनाता है। यानी कि पढ़ाने का शिक्षण विधि जो है पढ़ाने का एक साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक अपने पाठ को रोचक यानी कि छात्र उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। टीचर का पढ़ाने का ढंग उस तरीके से रहता है जिसे छात्र पढ़ना चाहते हैं, रुचि के साथ पढ़ना चाहते हैं। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अब देखेंगे परिभाषा। वेस्ले का कहना है कि शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे छात्रों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जॉन डेवी का कहना है कि यह पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। वाइनिंग का कहना है कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, जिसमें हम देखेंगे अब शिक्षण विधि योजना विधि को। इसका प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे जॉन डेवी के प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित योजना विधि डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक द्वारा सन 1918 में प्रतिपादित की गई थी। यानी कि प्रयोजनवाद जो था जॉन डेवी का, वो करके सीखने पर, मतलब वो छात्र को करके सीखने पर बल देते थे। उनका मानना था कि छात्र खुद से करके सीखेगा तो वो अधिक से अधिक सीख सकता है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि से शिक्षण में स्वाभाविकता एवं सजीवता आती है। यह विधि छात्र को वह स्वाभाविक परिस्थितियां प्रदान करती है जिनमें वह उद्देश्यपूर्ण किसी भी समस्यात्मक कार्य को सजीवता से पूरा करने में सफल होता है। अब देखेंगे योजना विधि की परिभाषा। किलपैट्रिक का कहना है कि प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। स्टीवेंसन का कहना है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक परिवेश में रहते हुए ही किया जाता है। जबकि बैलार्ड का कहना है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। अब देखेंगे हम योजना विधि का प्रकार। तो इसके 4 प्रकार है। एक उत्पादक योजना, दूसरा उपभोक्ता योजना, तीसरा समस्यात्मक योजना और चौथा अनुशासनात्मक योजना। तो उत्पादक योजना जो है ऐसी योजना जिनमें छात्र कुछ उत्पादक कार्य करते हैं, जो उत्पादक योजना कहलाती है, जैसे कि मकान बनाना, साइकिल स्टैंड बनाना, बाग लगाना आदि जैसी योजना उत्पादक योजनाएं कहलाती है। दूसरा उपभोक्ता योजना, ऐसी योजना जिसमें छात्र कुछ प्राप्त करते हैं या अनुभव प्राप्त करते हैं या ज्ञान या कुछ सीखते हैं, जैसे कि यात्रा करने की योजना, पार्टी करने की योजना आदि। इसमें क्या है कि छात्र कुछ न कुछ सीखता है। तीसरा है समस्यात्मक योजना, ऐसी योजनाएं जिसमें छात्रों के समक्ष कुछ समस्याएं प्रस्तुत की जाती है, जिसमें छात्र समस्या का समाधान निकालता है, इसी को ही हम समस्यात्मक योजना कहते हैं। टीचर के द्वारा छात्र को कुछ समस्या दिया जाता है जिसका सॉल्यूशन छात्र खुद निकालता है। चौथा है अनुशासनात्मक योजना। इस योजना में ऐसी योजना ली जाती है जिसे छात्र पहले भी कर चुके होते हैं या सीख चुके होते हैं, अर्थात इस योजना में पहले से सीखे हुए योजना को क्या किया जाता है,
फिर से दोहराया जाता है, करके सीखा जाता है। इसमें छात्र पहले से वो चीज कर चुका होता है। इसकी विशेषता क्या है? योजना पद्धति की विशेषता, तो योजना के अंतर्गत चुनी गई समस्या ऐसी हो जिसका आसानी से प्रयोग किया जा सके। योजना ऐसी होनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा जिससे उद्देश्य की प्राप्ति भी हो सके। हमें ऐसी योजना पद्धति अपनानी चाहिए जो कम खर्च में पूरा हो जाए। योजना ऐसी हो जिसमें नए नए अनुभव प्राप्त हो छात्रों को तथा पूर्व के अनुभव पर यह आधारित होना चाहिए। अच्छी योजना में छात्र सक्रिय रहते हैं, यानी क्रियाशील रहते हैं। अच्छी योजना छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होती है। अब देखेंगे योजना पद्धति के गुण क्या है। यह पद्धति छात्रों में सहयोग करने, विचार करने तथा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस पद्धति की सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती है, जिसमें छात्र अधिक संलग्नता से कार्य करते हैं। यह पद्धति छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे व्यावहारिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते हैं और भावी जीवन की कठिनाइयों को सुलझाना सीखते हैं। यह पद्धति करके सीखने पर आधारित है, यानी कि प्रयोजनवाद पर आधारित है। इस पद्धति के द्वारा छात्रों को अपना विकास करने का समान अवसर प्राप्त होता है। यह पद्धति शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का समन्वय होने के कारण अधिक रोचक तथा आकर्षक है। यह पद्धति श्रम के महत्व का ज्ञान कराती है और यह पद्धति छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। अब इसके दोष क्या हैं? यह पद्धति अधिक जटिल है, क्योंकि प्रत्येक छात्र इन्हें सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर की यह बहुत खर्चीला भी है। इस पद्धति में योजना पूरा करने में श्रम तथा समय अधिक लगता है। इसके संचालन में कुशल तथा अनुभवी अध्यापक का होना जरूरी होता है। इस विधि से प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ना संभव नहीं है। निर्धारित समय में योजना पूर्ण करने में कभी-कभी योजना को अपने मूल उद्देश्य से हटना पड़ता है। इस विधि में लेखन कार्य हेतु कम समय मिलता है। अब योजना पद्धति से संबंधित सुझाव क्या है? योजना का चुनाव छात्रों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। योजना का प्रस्तुतिकरण व्यवहारिक तथा वास्तविक होना चाहिए। इस पद्धति के लिए अनुभवी एवं योग्य अध्यापक का होना जरूरी है। योजना उपयोगी तथा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और योजना प्रारंभ करने से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए और योजना को कम खर्चीली होना चाहिए। तो ये सुझाव था। अब हम दूसरा देखेंगे, वाद विवाद विधि। पहले हम देखें शिक्षण विधि में योजना विधि, अब देखेंगे वाद विवाद विधि और अगले वीडियो में हम दूसरे विधि को देखेंगे। तो वाद विवाद विधि है क्या? तो इसमें अध्यापक और छात्र किसी विषय, समस्या या प्रश्न पर विचार विमर्श करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि छात्र बोलना सीखते हैं, विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं। तो वाद विवाद विधि जो है, इसके फायदे भी बहुत हैं। जो छात्र नहीं बोल पाता है वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे बोलना भी सीख जाता है, क्योंकि किसी क्वेश्चन पर अध्यापक और छात्र दोनों विचार विमर्श करेंगे तो जो कमजोर बालक है, जो बोल नहीं पाते हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन मिलता है कि अन्य बालक जब बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे वाद विवाद विधि। इस विधि को तर्क विधि या चर्चा विधि भी कहते हैं। वाद विवाद एक महत्वपूर्ण विधि है जिसके अंतर्गत छात्रों को कक्षा में स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी कि किसी तरह का बंधन नहीं होता है। इस विधि में वो अच्छे तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और शिक्षक व छात्र मिलजुल कर किसी विषय, प्रश्न या समस्या पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार सीखने को सरल और सुगम बनाता है ये विधि। वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों ने कक्षा में
शिक्षण के समय बातचीत को भी एक शैक्षणिक क्रिया समझते हैं तथा कक्षा के विषय से संबंधित वाद विवाद या बातचीत को शिक्षा प्राप्त करने का आवश्यक तथ्य मानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाद विवाद पद्धति वह पद्धति है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर स्वतंत्रता पूर्वक किसी विषय, समस्या या प्रश्नों पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि छात्र का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। जब किसी विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा तो जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही। अब हम परिभाषा देखेंगे, विचार विमर्श विधि की परिभाषा क्या है। जेम्स एम ली के अनुसार वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें एक शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। सैटलर मिलर का कहना है उनके अनुसार कि वाद विवाद दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारशील चिंतन है। यानी कि जब वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, स्टूडेंट शामिल होते हैं, जिसे वे किसी समस्या का समाधान या उसकी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए किए गए प्रयास में सहयोगी रूप से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। विचार विमर्श तभी होता है जब उस विषय को विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकलता है विचार विमर्श विधि के द्वारा। वाद विवाद की तैयारी, जो ये विधि है इसकी तैयारी देखते हैं। वाद विवाद प्रारंभ करने से पहले उसके संबंध में अध्यापक के द्वारा पूर्व तैयारी कर लेना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? तैयारी कर लेना चाहिए। अध्यापक को छात्रों की बैठने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि सभी छात्र एक दूसरे को देख सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे? अध्यापक छात्रों को अर्धचंद्राकार रूप में बैठाना चाहिए और अध्यापक को ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से छात्र अध्यापक को आसानी से देख सकें। तो जब अर्धचंद्राकार रूप में बैठेंगे तभी क्या होगा कि सभी छात्र अध्यापक को देख सकेंगे और अध्यापक भी सभी छात्रों को देख सकेंगे। इस प्रकार अध्यापक के लिए तैयारी करना जितना आवश्यक है उतना ही छात्रों के लिए भी जरूरी है। छात्रों को वाद विवाद की तैयारी के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, विषय वस्तु या समस्या का हर समय ध्यान रखना चाहिए। सर्वोत्तम साधनों से सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए। मासिक पत्रिका तथा पुस्तकें पढ़नी चाहिए। समाचार पत्रों का अध्ययन करना चाहिए। पाठ के महत्वपूर्ण अंगों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। विषय वस्तु को आलोचनात्मक रूप से पढ़नी चाहिए। तथ्य तथा विचारों में अंतर करके पढ़ना चाहिए। पढ़कर निष्कर्ष निकालना चाहिए। सारांश जानना चाहिए। मुख्य बिंदुओं को तार्किक रूप से समझना चाहिए। रट्टा मार नहीं समझना चाहिए। एक होता है कि रट्टा मार पढ़ाई करना, बल्कि तर्क के साथ समझना चाहिए कि यह क्यों है, कैसे है। सावधानी पूर्वक तैयारी करना चाहिए। अब गुण क्या है वाद विवाद विधि का? यह पद्धति छात्रों के बोलने की क्षमता का विकास करता है। जब विचार विमर्श होता है तो सभी छात्र शामिल होते हैं और सभी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यह पद्धति स्वतंत्र अध्ययन पर बल देती है। इस पद्धति के द्वारा छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है, क्योंकि जब विचार विमर्श करते हैं किसी बिंदु को लेकर तो क्या होता है कि तर्कों के साथ किया जाता है कि क्यों है ऐसा। यह पद्धति करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह पद्धति छात्रों में विषय वस्तु का चयन तथा संगठन करना सिखाती है। छात्रों को उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करना भी सिखाती है। उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों में सहयोग करने की भावना विकसित करती है और यह पद्धति व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होती है। इसके दोष क्या है? इस पद्धति में निरर्थक वाद विवाद में समय नष्ट किया जाता है। यानी कि किसी बिंदु पर जब विचार विमर्श किया जाता है तो क्या होगा कि वहां पर अनेक बालक हैं और सभी क्या करेंगे कि अपना अपना विचार देंगे। तो ऐसे में क्या है कि कुछ निरर्थक बातें भी हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि समय का नष्ट होगा। इस पद्धति में संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन संभव नहीं है क्योंकि सबका अपना अपना विचार होता है। इस पद्धति का संचालन सभी अध्यापक कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं।
और यह पत्ती अधिक समय लेती है। इस पत्ती में कुछ छात्र प्रमुख रूप से भाग लेते हैं तथा कुछ को बोलने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। तो हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कुछ बालक जो होते हैं प्राय सभी क्लास में कि नहीं बोल पाते हैं, तो इसमें यह भी हो सकता है कि वो चुप ही रहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ को बोलने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। या हम ऐसे भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कुछ बालक जो होते हैं जो अधिक बोलते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि इनको अवसर दूसरे बालक को नहीं मिल पाएगा। इस पद्धति का विशेष लाभ छात्र नहीं उठा पाते हैं। यह पद्धति छोटी आयु के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है। डिस्कशन मेथड का प्रयोग छोटे आयु के छात्र नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी समझदारी और तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, क्षमता जो होता है वो काफ़ी कम होता है बड़े बच्चों की अपेक्षा। इस पद्धति का मूल्यांकन एक कठिन प्रक्रिया है। अब सुझाव देखेंगे। वाद विवाद कराने से पहले समस्या का निर्माण ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए। वाद विवाद का प्रारंभ तथा पूर्व तैयारी विधि पूर्वक करना चाहिए। जब डिस्कशन मेथड का तैयारी करते हैं तो उसके पहले विधि बना लेना चाहिए कि कैसे किया जाएगा। वाद विवाद का संचालन नियम के अनुसार होना चाहिए। अगर नियम के अनुसार नहीं किया जाता है डिस्कशन मेथड का प्रयोग तो क्या होगा कि असंतुलन आ जाएगी। ऐसी स्थिति में वाद विवाद पद्धति में निरर्थक वाद विवाद को चतुरता से रोका जाना चाहिए। सभी छात्रों को बोलने का समान अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये था हमारा सुझाव। इस प्रकार हम यहाँ पर 2 विधि देखें और बाकी विधि को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।